अस्सलाम वालेकुम SPSC एस्पायरेंट्स, मैं हूं मुक़द्दस अब्बासी और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 4 दैट इज़ सपोर्ट एंड मूवमेंट। सपोर्ट एंड मूवमेंट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर एक टर्म है दैट इज़ प्रोटोप्लाज्म। आई होप कि आप इससे अवेयर होंगे। प्रोटोप्लाज्म इज़ द लिविंग मटेरियल ऑफ सेल। सेल का जो लिविंग मटेरियल है उसे हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म की एक प्रॉपर्टी है दैट इज़ कॉल्ड इरिटेबिलिटी। ड्यू टू अब ये जो इरिटेबिलिटी है ये है क्या, अगर प्रोटोप्लाज्म के सराउंडिंग में कोई भी चेंज आ जाए, यानी सेल के सराउंडिंग में अगर कोई चेंज आ जाता है तो सेल उस चेंज को एकदम से डिटेक्ट करके उससे इरिटेट होता है। जैसे कोई चीज़ हमारे ऊपर अगर कोई छोटे से इंसेक्ट्स वगैरह आकर कोई इंसेक्ट आके बैठ जाए तो हम इरिटेट हो जाते हैं क्योंकि हमारे इन्वायरमेंट में चेंज आ गया। टेम्परेचर कम ज़्यादा हो जाए, हमारी बॉडी जो है वो उससे इरिटेट होने लगती है। तो उस इरिटेशन को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, उस जगह से उठ जाते हैं या फिर कुछ ना कुछ मूवमेंट करते हैं, हवा कर लिया, फिर उस इंसेक्ट को हटा लिया अपनी बॉडी से। यानी हम कुछ ना कुछ जो है वो अपनी बॉडी के अंदर चेंज ले आते हैं, बॉडी के अंदर मूवमेंट ले आते हैं। तो हमेशा मूवमेंट क्यों आती है? इरिटेशन को रिड्यूस करने के लिए। तो प्रोटोप्लाज्म जो होता है एक्चुअली वो इस चीज़ से इरिटेट होता है और जो चेंज आता है उस चेंज को हम कहते हैं स्टिमुलाई, जिसकी वजह से प्रोड्यूस होती है इरिटेशन। और इरिटेशन को रिड्यूस करने के लिए जो एक्शन हम लेते हैं उस एक्शन को हम कहते हैं मूवमेंट। So movement is an action that is it is an action to reduce irritation. Okay. टेकन बाय एन एनिमल और प्लांट टू रिड्यूस इरिटेशन। अब प्लांट्स के अंदर एक जगह से दूसरी जगह जाने वाली मूवमेंट नहीं होती। मूवमेंट भी दो तरह की होती है, यहाँ पर मैंने डिस्कस किया है। मूवमेंट जो सिंपली स्टिमुलाई का रिस्पॉन्स होता है वो सिंपली मूवमेंट होती है। लेकिन अगर एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो तो वो भी मूवमेंट है, लेकिन मूवमेंट की एक पर्टिकुलर टाइप है दैट इज कॉल्ड लोकोमोशन। लोकोमोशन मीन्स चेंज ऑफ प्लेस। अब ये लोकोमोशन प्लांट्स में नहीं होती, एनिमल्स में होती है। प्लांट्स जो होते हैं वो सीसाइल होते हैं, वो एक जगह रुके हुए हैं। उनके अंदर जो मूवमेंट होती है वो उनके जो है वो ब्रांचेस के अंदर होती है, उनके लीव्स के अंदर हो रही होती है, उनके बाकी के पार्ट्स के अंदर हो रही होती है, लेकिन वो भी वहीं रुके हुए ही मूव कर रहे होते हैं। तो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते। जबकि एनिमल्स मोटाइल होते हैं, वो लोकोमोशन करते हैं। ओके, वो भी सारे लोकोमोट नहीं करते, लोकोमोशन सब एनिमल्स में नहीं होती। खैर, अब टाइप्स ऑफ मूवमेंट पर आते हैं। ये जो टाइप्स ऑफ मूवमेंट है मेनली दे आर प्रेजेंट इन द प्लांट्स। अब स्टिमुलाई की बुनियाद पर, स्टिमुलाई यानी चेंज इन द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट के चेंज की बुनियाद पर मूवमेंट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ये दो टाइप्स है मूवमेंट की। एक है ऑटोनॉमिक या फिर स्पॉन्टेनियस मूवमेंट। स्पॉन्टेनियस मूवमेंट एक वो मूवमेंट है जो कि इंटरनल स्टिमुलाई की वजह से होगी, यानी बॉडी के अंदर कोई चेंज आएगा। जैसे अगर हम देखें, ह्यूमन के अंदर भी होती है, एनिमल्स के अंदर भी ये मूवमेंट होती है, प्लांट्स के अंदर भी होती है। प्लांट्स के अंदर जैसे वाटर के अंदर कोई चेंज आ जाए तो वाटर के चेंज की वजह से प्लांट मूव करे तो वो भी ऑटोनॉमिक मूवमेंट हुई। एनिमल्स के अंदर क्रैम्प्स पड़ते हैं जब कैल्शियम की कमी हो जाती है या कैल्शियम की जो है वो इम्बैलेंस हो जाती है, कैल्शियम के आयंस, तो क्रैम्प्स पड़ जाते हैं। तो ये स्पॉन्टेनियस मूवमेंट है जो कि अंदर के स्टिमुलाई की वजह से हो रही है। पैराटोनिक या इंड्यूस्ड मूवमेंट इज एन अनदर टाइप ऑफ मूवमेंट ऑन द बेसिस ऑफ स्टिमुलाई। अब इसमें क्या होगा, जो स्टिमुलाई है वो एक्सटर्नल होगा। जैसे अगर बाहर से कोई इंसेक्ट आया आपके हाथ पर बैठा है तो आप उसको हटाने के लिए जो मूवमेंट कर रहे हैं वो पैराटोनिक या इंड्यूस्ड है, क्योंकि स्टिमुलाई जो चेंज आया वो बॉडी के बाहर आया है। जैसे रिफ्लेक्स एक्शन भी इसी में आ जाता है, पैराटोनिक या फिर इंड्यूस्ड मूवमेंट के अंदर। ओके, टाइप्स ऑफ मूवमेंट ऑन द बेसिस ऑफ रिस्पॉन्स। तो रिस्पॉन्स के बुनियाद पर ये तीन टाइप्स हैं मूवमेंट की। एक है लोकोमोटरी या टैक्सिस, या फिर इसको हम कहते हैं टैक्टिक मूवमेंट। इस मूवमेंट में बॉडी जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जाएगी, यानी चेंज ऑफ प्लेस। ट्रॉफिक मूवमेंट हम कहते हैं जिसमें ऑर्गन्स की ग्रोथ होती है सिर्फ, जैसे प्लांट्स के लीव्स की ग्रोथ हो गई, प्लांट्स की शूट बढ़ी, रूट बढ़ी, तो ये जो है ट्रॉफिक मूवमेंट यानी ग्रोथ की फॉर्म में अगर मूवमेंट हो रही है। नास्टिक मूवमेंट जो है दैट इज़ द चेंज इन ऑस्मोटिक वाटर। ऑस्मोटिक वाटर के अंदर चेंज आता है। जैसे छुई मुई प्लांट है, इंग्लिश में कहता है टच मी नॉट। अब ये जो टच मी नॉट प्लांट है, टच मी नॉट प्लांट के लीव्स को अगर हम टच करें तो उसके ऑस्मोटिक प्रेशर में एकदम से फ़र्क आ जाता है, उसके वाटर जो है उसमें एकदम से फ़र्क आ जाता है और वो बिल्कुल ही
बिल्कुल ही बंद क्लोज सा हो जाता है और फिर थोड़ी देर के बाद वो अपनी पोजीशन में वापस आ जाता है. सो दिस टाइप ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड नास्टिक मूवमेंट. अब आते हैं स्केलेटल सिस्टम पर. देखें, एनिमल्स के अंदर स्केलेटन होता है जिसके सपोर्ट से वो जिससे उनकी सपोर्ट भी होती है, जिनसे उनकी मूवमेंट भी होती है. स्केलेटन जो है वो एनिमल्स के लिए ही है, एनिमल्स में ही होता है. अब ये जो स्केलेटन है ये 3 तरह का होता है. एक होता है हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन, ये फ्लूइड का बना हुआ होता है. जैसे बलून है ना, बलून की फॉर्म में अगर बलून जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट सा होता है, अगर आप उसमें हवा भर दो तो वो थोड़ा सा सख्त हो जाता है. ये भी इसी तरीके से स्केलेटन है, इसमें फ्लड भरा हुआ होता है, उसी फ्लड की वजह से इसमें थोड़ी सी शक्ति आती है और फिर वो स्केलेटन के तौर पे वर्क कर रहा होता है. लेकिन एज कम्पेयर टू एक्सो एंड एंडोस्केलेटन ये सॉफ्ट होता है और इसी वजह से ये सॉफ्ट बॉडी एनिमल्स में ही पाया जाता है. जेलीफिश हो गई, अर्थवॉर्म हो गए, उसमें मौजूद होता है. तो मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से इस पीरियड में फ़र्क आ रहा होता है, बॉडी मूव भी कर रही होती है और उसको सपोर्ट भी मिल रही होती है. एक्सोस्केलेटन, एक्सो से पता चल रहा है इट इज़ प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी, ये बॉडी के आउटसाइड मौजूद है. जैसे आर्थ्रोपोडा मोलस्का सी व्यू पर जाते हैं तो सी व्यू के बिल्कुल जैसे एंटर होने लगते हैं वहाँ पर हमें वाइट कलर के नज़र आ रहे होते हैं, मोलस्कस वगैरह रखे हुए होते हैं, मतलब वो मरे हुए होते हैं या जिंदा होते हैं. खैर, उनकी बॉडी के बाहर एक्सोस्केलेटन होता है. तो हमने देखा हुआ है एक्सोस्केलेटन आर्थ्रोपोडा जो होते हैं उनमें भी मौजूद होता है. तो ये एक्सोस्केलेटन सपोर्ट प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, बट इट डजंट हेल्प इन मूवमेंट में हेल्प नहीं करता. उसके अलावा ये नॉन लिविंग है, ठीक है, ये नहीं मतलब लिविंग नहीं है. ये आर्थ्रोपोडा के अंदर इसकी कंपोजिशन ये है कि काइटिन का बना हुआ है, मोलस्का के अंदर ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ है और हायर एनिमल्स में ये प्रोटीन्स का बना हुआ होता है एक्सोस्केलेटन. एंडोस्केलेटन इज प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी और ये हायर एनिमल्स में मौजूद होता है, जो वेल डेवलप्ड हैं उनके अंदर भी मौजूद होता है. सो एंडोस्केलेटन इज प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर एंडोस्केलेटन मौजूद है. तो अब हम एंडोस्केलेटन को डिस्कस करते हैं. ह्यूमन स्केलेटन जो है, ह्यूमन के अंदर एंडोस्केलेटन मौजूद होता है. एंडोस्केलेटन भी 2 तरह का होता है, यानी एक होता है कार्टिलेज, दूसरा होता है बोन्स. ये टाइप्स ऑफ स्केलेटन है जो कि ह्यूमन के अंदर मौजूद होते हैं. अब कार्टिलेज एज कम्पेयर टू बोन्स फ्लेक्सिबल होता है, सॉफ्ट होता है और जिन सेल्स का कार्टिलेज बना हुआ होता है उन सेल्स को हम कहते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स. कॉन्ड्रोसाइट्स जो होते हैं वो प्रोटीन के मैट्रिक्स में एम्बेडेड होते हैं जिनको हम कहते हैं कोलाजन फाइबर्स. अब ये जो कार्टिलेज है वो सॉफ्ट क्यों है एज कम्पेयर टू बोन्स, बिकॉज कैल्सिफिकेशन नहीं होती इनमें. अब कैल्सिफिकेशन कहते हैं कैल्शियम फास्फेट की डिपोजिशन को. जब विटामिन डी मौजूद होते हैं तो उसकी मौजूदगी में कैल्शियम की डिपोजिशन होती है जिसकी वजह से बोन्स हार्डर हो जाती हैं. अब ये कैल्सिफिकेशन ना होने की वजह से हार्ड नहीं हो पाती, इस वजह से हम इसे कार्टिलेज कह रहे हैं. और इसमें ब्लड वेसल्स भी पेनिट्रेटेड नहीं होती. बोन्स इसके अपोजिट है कि ये बोन्स जो होती हैं वो हार्ड होती हैं. बोन्स के सेल्स ओस्टियोसाइट्स के बने हुए होते हैं और दे आर ऑल्सो एम्बेडेड इन द मैट्रिक्स ऑफ प्रोटीन कॉल्ड कोलाजन. अब बोन्स में कैल्सिफिकेशन होती है, इस वजह से ये हार्ड होती हैं और इसमें ब्लड वेसल्स भी पेनिट्रेटेड होती हैं. ठीक है, बोन्स तो हमने देखी हुई हैं. कार्टिलेज जो है वो एंड ऑफ द बोन्स या जॉइंट्स पर मौजूद होता है. जैसे हमारे एयर जो पिना है वो नोज की टिप्स हो गई, ये कार्टिलेज के बने हुए होते हैं. 2 बोन्स जहाँ पर अटैच होती हैं वहाँ मतलब जॉइंट्स जहाँ पर भी होते हैं वहाँ पर भी कार्टिलेज मौजूद होता है. स्केलेटल सिस्टम इज अ डायनामिक सिस्टम. डायनामिक का मतलब होता है मूवमेंट. अब डायनामिक सिस्टम स्केलेटल सिस्टम को इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि इसमें रीमॉडलिंग होती है. रीमॉडलिंग का मतलब होता है एनुअल रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड बोन्स विद द न्यू वन. बॉडी के अंदर जो बोन्स ओल्ड होती जाती है हर साल वो रिपेयर होके या मतलब न्यू वन से रिप्लेस हो जाती हैं. इस प्रोसेस को हम रीमॉडलिंग कहते हैं और रीमॉडलिंग की वजह से उसको डायनामिक सिस्टम कह रहे हैं, यानी खुद ब खुद मूवमेंट हो रही है, खुद ब खुद रिप्लेसमेंट हो रही है. अब जो रिप्लेस होती है ना बोन्स, जो पहले वाली बोन होती है वो थोड़ी पुरानी हो जाती है तो शेप साइज़ में जो है वो मतलब चेंज होकर नई बोन आती है. जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक पर्सन अगर अपने मसल्स को स्ट्रॉन्ग कर रहा है तो नेक्स्ट टाइम जो उसकी बोन्स बनेंगी वो पहली वाली बोन से थोड़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगी, उसकी शेप में भी थोड़ा चेंज आया हुआ होगा, साइज़ में चेंज आया हुआ होगा. तो सो इन रिस्पॉन्स टू डिमांड्स बोन्स में चेंज आता है. रिप्लेस जब होती हैं तो डिमांड के अकॉर्डिंगली उसमें चेंज आता है. अब जो बोन्स हैं, बोन के जो फॉर्मिंग सेल्स होते हैं, फॉर्मिंग सेल यानी जो बोन्स को बना रहे हैं, उन फॉर्मिंग सेल्स को हम ओस्टियोब्लास्ट कहते हैं. और जो बोन्स
के पार्टिकल्स को डिसॉल्व कर रहे हैं। अगर बोन वगैरह टूट जाती है तो जो पार्टिकल्स बोन से निकल रहे होते हैं अब वो कहाँ जाते हैं, वो डिसॉल्व हो जाते हैं। तो वो सेल्स जो इनको डिसॉल्व करते हैं उनको ओस्टियोक्लास्ट कहते हैं। सो बोन डिसॉल्विंग सेल्स आर कॉल्ड ओस्टियोक्लास्ट एंड बोन्स फॉर्मिंग सेल्स आर कॉल्ड ओस्टियोब्लास्ट। और जो मेच्योर बोन सेल्स होते हैं उनको ओस्टियोसाइट कहते हैं। ह्यूमन के अंदर 206 बोन्स होती हैं ओवरऑल। अब ये जो 206 बोन्स हैं इनको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कुछ एक्सियल स्केलेटन बनाती हैं तो कुछ अपेंडिकुलर स्केलेटन बनाती हैं। एक्सियल स्केलेटन जो है समझो कि बेस है। अब एक्सियल स्केलेटन में ये स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, रिब केज एंड स्टर्नम आ जाती है। यू कैन सी दिस डायग्राम। अब इसमें देखें ये जो है दिस इज दिस इज स्कल, इट प्रोटेक्ट्स ब्रेन। और रिब्स जो होती हैं वो लंग्स को प्रोटेक्ट कर रही होती हैं। आप देखें ये बेस हैं जो प्रोटेक्शन में हेल्प कर रही हैं, ये रिब्स हैं। अब रिब्स 26 होती हैं, नंबर 26 पेयर्स होते हैं इसके, 13 पेयर्स यानी 12 पेयर्स यानी 24 जो है ओवरऑल बोन्स होंगी। उसके बाद इसमें स्टर्नम बोन भी आ जाती है, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ स्केलेटन एक्सियल स्केलेटन सिस्टम। ठीक, ये 3 हो गई। उसके बाद कम्स वर्टिब्रल कॉलम। अब वर्टिब्रल कॉलम जो है इसके बैक साइड पर है और इस वर्टिब्रल कॉलम जब एक बेबी बॉर्न होता है तो जो है न्यू बॉर्न में होती है तो ओवरऑल 30 बोन्स और फ्यूजन के बाद हो जाती है 26। सो एक्सियल स्केलेटन से अटैच्ड होता है अपेंडिकुलर स्केलेटन जिसमें आपकी ये फोर लिम्स और हाइंड लिम्स आ जाती हैं। फोर लिम्स आर्म्स को कहते हैं। आर्म्स में आप देखें कि एक ये बोन आ रही है, ठीक है, आर्म्स की सबसे जो स्ट्रॉन्ग और लॉन्गेस्ट बोन है आर्म्स में स्पेशली वो ये है, ठीक है। उसके बाद 2 बोन्स जो होती हैं इस बोन के साथ अटैच हैं, दिस बोन इज कॉल्ड ह्यूमरस। और उसके बाद यहाँ पर 2 बोन्स अटैच्ड होती हैं, एक होती है रेडियस, दूसरी है उल्ना, और वो अटैच्ड होती हैं यहाँ पर 8 जो है छोटी छोटी बोन्स होती हैं जिनको हम कार्पल्स कहते हैं। फिर उन 8 बोन्स से 14 और बोन्स अटैच्ड हैं जो कि फैलेंजेस बना रही हैं। अच्छा, उन 14 से पहले हमारी पाम बनाने के लिए 5 बोन्स होती हैं जिनको हम कहते हैं मेटाकार्पल्स। और कार्पल्स के बाद 14 जो है वो होती हैं बोन्स जो कि हमारी फिंगर्स बना रही हैं, उनको हम फैलेंजेस कहते हैं। तो ओवरऑल ये पूरी आर्म बन गई। अब ये जो आर्म है ये जिस बोन के साथ अटैच्ड है उसे हम क्लेविकल कह रहे हैं। क्लेविकल के साथ ये बोन्स अटैच्ड होती हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर होते हैं पेल्विक ग्रिडल। यहाँ पर इसको हम कहते हैं पेक्टोरल ग्रिडल जिसके साथ आर्म्स अटैच्ड हैं। यहाँ पर होते हैं पेल्विक ग्रिडल्स जिनके साथ लेग्स अटैच्ड होती हैं। लेग्स को हाइंड लिम्स कहते हैं। अब हाइंड लिम्स जो है वो पेल्विक ग्रिडल्स के साथ अटैच्ड है यहाँ पर। उसके बाद ये वाली बोन जो कि बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट बोन है और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है, लेग की भी और पूरी बॉडी की भी, इस बोन को हम फीमर बोन कहते हैं। और यहाँ पर जो है नी पर एक और बोन होती है, इसको हम पैटिला कहते हैं। पैटिला के बाद यहाँ पर 2 और बोन्स आ रही हैं, टिबिया एंड फिब्यूला। ये अटैच्ड होती हैं 7 छोटी छोटी बोन्स से जिसको हम टार्सल्स कह रहे हैं। उसके बाद सोल बनाने के लिए 5 यहाँ से बोन्स निकलती हैं, उनको मेटाटार्सल्स कहते हैं। और 14 बोन्स होती हैं जो कि फिंगर्स बना रही हैं जिनको फैलेंजेस कह रहे हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट अपेंडिकुलर स्केलेटन जो कि हाइंड लिम्स एंड फोर लिम्स बना रहे हैं। पेक्टोरल ग्रिडल, पेल्विक ग्रिडल, ये सारे अपेंडिकुलर स्केलेटन में आते हैं। और जबकि ये बेस बनाने वाली बोन्स जो हैं ये सारी एक्सियल स्केलेटन में आ रही हैं। दिस इज द जंक्शन वेयर 2 बोन्स मीट, यानी जहाँ पर 2 बोन्स आपस में अटैच हुई हुई हैं उस पार्ट को हम जॉइंट कहते हैं। जॉइंट्स या तो फिक्स्ड होते हैं यानी मूव नहीं करते, तो ये हो गए इमूवेबल जॉइंट्स। और कुछ जॉइंट्स जो हैं वो मूवेबल हैं जो कि कम्प्लीटली मूव कर रहे होते हैं। अब इमूवेबल या फिक्स्ड जॉइंट्स जिसमें स्कल के जॉइंट्स आ गए, स्कल में जो 8 बोन्स होती हैं वो आपस में जॉइंटेड हैं इस तरीके से कि वो मूव नहीं करती फॉर द होल लाइफ, तो वो इमूवेबल जॉइंट्स की एग्जांपल हो गई। मूवेबल जॉइंट्स जो हैं वो 2 तरह के होते हैं, पार्शली मूवेबल एंड फ्रीली मूवेबल। पार्शली मूवेबल जॉइंट्स वो जॉइंट्स हैं जो कि कंप्लीट मूवमेंट नहीं शो करते, जैसे स्टर्नम है, रिब्स की बोन्स हैं। जब हम ब्रीथिंग कर रहे होते हैं, ब्रीथिंग के दौरान हमारी स्टर्नम बोन और रिब्स बोन जो है थोड़ी बाहर की तरफ आती हैं या फिर थोड़ी इनवर्ड मूवमेंट करती हैं। तो ये थोड़ी बहुत मूवमेंट जो है वो होती है, इनके अंदर कंप्लीट मूवमेंट नहीं होती। सो दे आर स्टडीड अंडर द क्लास ऑफ पार्शली मूवेबल जॉइंट्स। फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स जो है वो फ्रीली मूव करती हैं। इसमें भी 5 टाइप्स हम पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहली टाइप है हिंज जॉइंट। ये अप एंड डाउन मूवमेंट जो होती है वो हिंज जॉइंट में होती है, हिंज जॉइंट की वजह से होती है। जैसे हमारे एल्बो की मूवमेंट है, नी की मूवमेंट है, अप एंड डाउन जो आर्म होती है या नी जो हमारा अप एंड डाउन मूवमेंट कर रहा है, सो दिस इज
ड्यू टू हिंज जॉइंट्स। ओके, फैलेंजेस के अंदर आप देखें इस तरीके से अपवर्ड डाउनवर्ड हो गई, अपवर्ड हो गई, सो दिस इज हिंज जॉइंट की वजह से होगी। पाइवट जॉइंट, सॉरी, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जहाँ पर शोल्डर अटैच है ना, इस तरीके से सॉकेट बनी हुई होती है पेक्टोरल गिरिडल्स में, जिसमें ह्यूमरस बोन की जो है ना, ह्यूमरस बोन्स इस तरीके से अटैच होती है। अब ये जो बॉल है ये मूव कर रही होती है, राउंड में भी मूव कर सकती है, बिल्कुल रोटेट भी हो सकती है, अप एंड डाउन मूवमेंट भी कर सकती है। तो ये जो बॉल एंड सॉकेट हम इसको कह रहे हैं कि ये एक सॉकेट की तरह है, जिसमें ह्यूमरस बोन के जो टिप है जो कि बॉल के तौर पर होती है वो इसमें फिट हुई होती है, और इसी की वजह से इसकी रोटेशन हो रही होती है। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहाँ कहाँ पर मौजूद है? हिप जॉइंट पर और शोल्डर जॉइंट पर। हिप जॉइंट जहां पर फीमर बोन जो है वो पेल्विक ग्रिडल से अटैच हो रही है, और शोल्डर जॉइंट जहां पर ह्यूमरस बोन जो है वो अटैच हो रही है पेक्टोरल ग्रिडल के क्लेविकल से। तो इन दोनों में रोटेशन होती है। रोटेशन वाले जो जॉइंट्स हैं दे आर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, और सबसे ज़्यादा मूवमेंट इस जॉइंट में होती है। पाइवट जॉइंट एल्बो में भी मौजूद होता है और हमारे नेक में भी मौजूद होता है। ये जो जॉइंट है इसकी वजह से ट्विस्टिंग होती है। सो ट्विस्टिंग मूवमेंट, जो ट्विस्टिंग मूवमेंट है वो पाइवट की वजह से होती है, जैसे आर्म का यूँ ट्विस्ट कर जाना। सो दिस इज ट्विस्टिंग मूवमेंट जो कि एल्बो में होती है। उसके बाद ग्लाइडिंग, स्लाइडिंग जॉइंट्स एंड ग्लाइडिंग जॉइंट्स। स्लाइडिंग जॉइंट्स जो है वो रिस्ट में मौजूद होते हैं, और हमारी जो रिस्ट की बोन्स हैं वो आपस में स्लाइड कर रही होती हैं, और इसी तरीके से ग्लाइडिंग जॉइंट है, ये वर्टिब्रल कॉलम है, हम झुकते वगैरह हैं, तो ये ग्लाइडिंग मूवमेंट, ग्लाइडिंग जॉइंट्स होते हैं वर्टिब्रे में। ठीक, ये हो गए जॉइंट्स। अब आते हैं लिगामेंट एंड टेंडन के डिफरेंस पर। देखें, लिगामेंट जो है वो भी टिश्यू, वो एक तरह के टिश्यूज़ होते हैं जो कि मौजूद होते हैं जहाँ पर दो बोन्स अटैच होती हैं, क्योंकि दो बोन्स जहाँ पर अटैच होंगी वहाँ पर फ्रिक्शन भी होगी जो इनकी मूवमेंट को रोकेगी। इस फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए टिश्यूज़ मौजूद होते हैं जो कि सॉफ्ट होते हैं, वो इसकी मूवमेंट को जो एनहांस कर सकते हैं, तो वो उन टिश्यूज़ को हम कह रहे हैं लिगामेंट। तो लिगामेंट आर द दोज टिश्यूज विच कनेक्ट टू बोन्स टुगेदर। टेंडन जो है वो स्केलेटल मसल को बोन्स से जोड़ता है। ठीक, लिगामेंट दो बोन्स को जोड़ रही है, और टेंडन जो है वो मसल को बोन से जोड़ रहा है। वो भी कौन से मसल? स्केलेटल मसल्स को। टेंडन जो है वो एज कम्पेयर टू लिगामेंट टफ भी होता है और लेस इलास्टिक भी होता है। अच्छा, एक बात याद रखें, मसल्स हमेशा पुलिंग फोर्स एक्सर्ट करते हैं, यानी कभी भी मसल्स पुश नहीं करते, मसल्स हमेशा पुल करते हैं। ठीक है, और मसल्स हमेशा पेयर की फॉर्म में वर्क करते हैं। इसी वजह से हम कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं एंटागोनिज्म, यानी वर्किंग ऑफ टू मसल्स अगेंस्ट ईच अदर। क्योंकि हमने अभी डिस्कस किया कि मसल सिर्फ पुल कर सकते हैं, पुश नहीं कर सकते। तो एक मसल अगर पुल होके इस तरीके से मूवमेंट तो हो गई, अब दोबारा उस पार्ट को दोबारा अपनी पोजीशन पर जाने के लिए पुश करना है, पुश तो कर नहीं सकते मसल, तो इस वजह से जो बैकवर्ड मसल्स होंगे वो दोबारा से पुल करेंगे तो ये वापस मूवमेंट इस तरीके से हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे बेस्ट एग्जाम्पल्स होती है बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स की। लेट मी शो यू द डायग्राम। अब यहाँ पर देखें, आर्म्स के अंदर ये दो मसल्स हैं, इसको हम कहते हैं बाइसेप, इसको हम कहते हैं ट्राइसेप। बाइसेप जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये पुलिंग करेगा, इसको जो है ना रेडियस एंड उल्ना को अपनी तरफ पुल कर रहा है। ठीक है, आर्म जो होगी वो बैंड हो जाएगी, तो हम कहते हैं दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फ्लेक्शन। ठीक है, यानी बेंडिंग प्रोसेस है ये एक तरह का। बेंडिंग कब हो रही है? जब बाइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और पुलिंग फोर्स लग रही है। अब इस आर्म को इस दोबारा अपनी पोजीशन में जाने के लिए ये पुश नहीं करता मसल, बल्कि ये जो ट्राइसेप है ये पुल करेगा। तो जब ये पुल करेगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा और बाइसेप जो है वो रिलैक्स हो जाएगा। तो इस तरीके से एक्सटेंड हो गई आर्म। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सटेंशन। तो ट्राइसेप्स की कॉन्ट्रैक्शन से एक्सटेंशन होती है और बाइसेप्स की कॉन्ट्रैक्शन से कॉन्ट्रैक्शन होती है, सॉरी कॉन्ट्रैक्शन से ये फ्लेक्शन होती है। ओके, नाउ दे आर डिसऑर्डर्स ऑफ द स्केलेटल सिस्टम। डिसऑर्डर्स में सबसे पहले हाइपोकैल्सीमिया की दो डिजीज़ बताई हुई हैं। हाइपोकैल्सीमिया कहते हैं जब कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाती है। कैल्शियम की डेफिशिएंसी अगर बच्चों में हो जाए तो उनमें हो जाती है रिकेट्स, बोन्स वीक हो जाती हैं। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से जो है, ये ज़्यादातर विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होती है कि कैल्शियम की डिपोजिशन नहीं हो सकी, तो बच्चों के अंदर लेग्स जो होती हैं उनकी वो इस तरीके से बैंड हो जाती हैं। सो दिस इज कॉल्ड दिसऑर्डर इज कॉल्ड रिकेट्स। ओस्टियोपोरोसिस जो है वो भी कैल्शियम की डेफिशिएंसी से वीकनेस ऑफ बोन्स ही होती है, लेकिन ये एजड विमेन में होती है। मेल के अंदर भी होती है लेकिन मोर प्रोमिनेंट फीमेल में होती है, क्योंकि उनके अंदर कुछ हार्मोन्स होते हैं जो रिलीज होना बंद हो जाते हैं जब मीनोपाज के बाद, उनके अंदर ये कंडीशन ज़्यादा पाई जाती है। सो
ओस्टियोपोरोसिस जो है वो बिल्कुल वीकनेस ऑफ बोन्स ही है, लेकिन ये एजड में होती है, जबकि रिकेट्स जो है वो चिल्ड्रन में होती है। इसमें आर्थराइटिस का बताया हुआ है। आर्थराइटिस उसके अपोजिट है हाइपोकैल्सिमिया के। यहाँ पर कैल्शियम की ज़्यादा होने की वजह से स्वेलिंग हो जाती है, टेंडरनेस ऑफ जॉइंट्स हो जाती हैं, जॉइंट्स सही तरीके से मूव नहीं कर पाते, स्टिफ हो जाते हैं, फिर उस जगह पर दर्द होने लगता है जहाँ जिस जॉइंट में भी जो है ज़्यादा कंडीशन हो जाती है ना, कैल्शियम डिपोजिशन ज़्यादा हो जाती है, तो वहाँ पर ये पेनफुल कंडीशन हो जाती है। तो दिस इज़ कॉल्ड आर्थराइटिस। आर्थराइटिस को भी क्लासीफाई किया गया है पेन के अगर स्किन पर इफ़ेक्ट्स हो रहा है, जॉइंट्स का पर इफ़ेक्ट हो रहा है, तो उस आर्थराइटिस को हम सोरियाटिक आर्थराइटिस कह रहे हैं। इस तरीके से ये 2-3 टाइप्स हैं। यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अब इससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ को हम सॉल्व करते हैं। ओके, सो इरिटेशन काज्ड बाय स्टिमुलस इज़ द मेन काज ऑफ, देखें इरिटेशन जो कि स्टिमुलस की वजह से हो रही है, उसकी वजह से होता क्या है, मूवमेंट होती है। इट्स द मेन काज ऑफ मूवमेंट। फ्रेमवर्क विच गिव्स शेप टू एनी स्ट्रक्चर, उस फ्रेमवर्क को हम स्केलेटन कहते हैं जो कि स्ट्रक्चर देता है। कार्टिलेज आर मेड अप ऑफ सेल्स कॉल्ड कॉन्ड्रोसाइट्स। कार्टिलेज जो है वो कॉन्ड्रोसाइट सेल के बने हुए होते हैं और बोन्स जो हैं वो ओस्टियोसाइट्स। हेड ऑफ फ्यूमर अटैच्ड विद फीमर बोन जो कि लेग्स की बोन है वो अटैच हुई हुई होती है पेल्विक ग्रिडल से। ये गलत लगा हुआ है, पेल्विक ग्रिडल्स के एसिटाब्यूलम से। ऑप्शन डी इज करेक्ट। द लार्ज मसल्स ऑफ आर्म के लार्ज मसल जो है उसमें बाइसेप जो है वो आ जाता है। मसल की बात हो रही है, याद रखें, हड्डी की बात नहीं हो रही, बोन की बात नहीं हो रही। अगर बोन्स लिखा हुआ होता तो हम ह्यूमरस पर लगाते हैं। द बैंड ऑफ टफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू विच अटैच टू बोन एट जॉइंट इज कॉल्ड लिगामेंट। ओके, उसके बाद सॉफ्टनिंग एंड वीकनिंग ऑफ बोन्स इन चिल्ड्रन ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। चिल्ड्रन के अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी से रिकेट्स होती है। मसल विच इज़ रिस्पॉन्सिबल टू स्ट्रेंथन द लिम्ब, स्ट्रेट करने के लिए जो मसल्स होते हैं वो एक्सटेंसर कहलाते हैं। द पेयर ऑफ मसल वेयर बोथ वर्क इन ऑपोजिट डायरेक्शन, एंटागोनिस्ट। ओके, सो हेयर दिस चैप्टर एंड्स। अब इससे रिलेटेड एमसीक्यूज आप सॉल्व कर लीजिएगा और थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।